स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हम बोलते हैं कि अबॉर्शन कर दो। तो आईएस जो चीज है वो इन सिटू है। इन सिटू मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे एनाटॉमी के हिसाब से ऊपर का लेयर जो रहता है उसमें अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो अंदर नहीं गया है, ट्रीटमेंट में हमारा बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे सर्जरी का एक ऑप्शन है, फिर कीमोथेरेपी का एक ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है। अनटिल अनलेस से बहुत ही लेट स्टेज में है, स्टेज 4 में है, ब्रेन में चला गया है, लंग्स में चला गया है, पूरा लेट स्टेज में है, तो ही चांसेस ज्यादा है कि डेथ जल्दी हो सकता है। जो रूरल एरियाज में साइकोलॉजी वो चाहते हैं कि अपना फैमिली को नहीं बताएं ताकि वो सेफ रहे और मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेस मत ले, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि वो लेट में बताते हैं और फैमिली मेंबर ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। इंडिया में यूजुअली देखा गया है कि अर्बन एरियाज के फीमेल्स आर मोर इफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर कंपेयर टू रूरल एरिया। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, पहले क्या होता था कि किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो पूरा ब्रेस्ट हटा देते थे कि किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए था, कि डॉक्टर को भी नहीं लेना था, किसी रिलेटिव को भी लेना था नहीं चाहिए। अभी ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टडीज आ गए। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबके दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं डॉक्टर सुदाम सडंगी, आई एम ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो बेसिकली जो कैंसर पेशेंट है उसका जो सर्जिकल एस्पेक्ट है वो हम डील करते हैं, और मैं भुवनेश्वर में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो बिफोर इससे पहले कि हम थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करें अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, मैं चाहता हूं कि आप हमें एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दें कि कैंसर क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है और वो किस तरीके से एक इंसान की मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर ऐसा है कि आप सोचिए कि आप जैसे नॉर्मल सेल रहते हैं शरीर में, हमारा नॉर्मल सेल रहते हैं, वो जैसे एडेप्टेशन रहते हैं, जैसे कि हम सपोज कोई भी सेल, स्किन का सेल जो है वो हमको बाहर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे ओरल कैविटी का जो म्यूकोसा है उसका काम है सलाइवा सिक्रेशन करना, जो खाने में हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसोफेगस का लाइनिंग, स्टोमक का लाइनिंग, उनका काम है खाने का डाइजेस्ट करने का। लंग्स का जो सेल है उसका काम है रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ये सब नॉर्मल काम रहता है। कभी कभी जो हमारा नॉर्मल सेल्स रहते हैं उसमें अगर कुछ बाहर से इफेक्ट होता है, क्या उनको इरिटेशंस जो बोलते हैं, वो इरिटेशन अलग अलग कारण से हो सकता है, या तो केमिकल इरिटेशन हो या कोई इन्फेक्शन के कारण से इरिटेशन हो, जो रिपीटेड ट्रॉमा होता है, इरिटेशन होता है, तो उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, जो उससे वो सेल जो रहते हैं नॉर्मल सेल वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करना चालू करते हैं। तो उनका ग्रोथ भी एबनॉर्मल हो जाता है, उनका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन होता है एक नॉर्मल सेल का, वो जाके आगे कैंसर डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा का नॉर्मल सेल अगर एबनॉर्मल ग्रोथ एंड एबनॉर्मल फंक्शन करता है तो उसको कैंसर में बाद में प्रोड्यूस होता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। वो शरीर का कोई भी पार्ट में भी हो सकता है। और जैसे बोले कि आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो इफेक्ट करता है पेशेंट का, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है शरीर में, पेशेंट को कौन सा कैंसर है उसके हिसाब से अलग अलग कैंसर अलग अलग हिस्से से पेशेंट को इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल हो या सोशल हो, इकोनॉमिकल हो। हर तरह से कैंसर मतलब सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, पेशेंट के रिलेटिव्स को भी इफेक्ट करता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर उनको भी इफेक्ट करता है, वो टीम के हिसाब से सबको इफेक्ट करता है। तो कैंसर इट्स नॉट ए जस्ट फॉर पर्सन, उसके रिलेटिव्स, ट्रीटिंग डॉक्टर, आजू बाजू, और कंट्री के लिए भी फाइनेंशियल सब कुछ के लिए एक बर्डन है कैंसर। तो हम इसको वही कि हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रिवेंशन करना बेटर है, नहीं हो तो बेटर है, अगर हो गया तो भी अर्ली डिटेक्शन बेटर है ताकि क्योर चांसेस ज्यादा मिले। तो जितना लेट होगा उतना बर्डन सबके लिए ज्यादा बढ़ता जाएगा। वही है कैंसर का जो प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेस्ट एंड ऑल द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स व्हिच आर बिहाइंड द ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी बोला कि ब्रेस्ट कैंसर भी, वैसे हमारा शरीर का नॉर्मल ब्रेस्ट का फंक्शन रहता है कि मिल्क प्रोडक्शन रहता है फीमेल ब्रेस्ट में यूजुअली। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारा जो ग्लैंड्स रहते हैं उसको लैक्टिसिफेरस ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन होता है। और वो जो ग्लैंड जैसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद वो लोब्यूल जैसे स्टोर होते हैं, उसमें से डक्ट देके जगह, मतलब जैसे कोई भी जगह पे हम रखते हैं पानी तो उसमें से पाइप देके निकालते हैं, वैसे भी जो मिल्क रहता है वो डक्ट देके निकलता है। वो फाइनली वो डक्ट मिलके हमारा निपल के पास इकट्ठे होते हैं और उधर से मिल्क सिक्रेशन होता है। तो ये एनाटॉमी है कि ग्लैंड्स रहते हैं, डक्ट रहते हैं, और फाइनली निपल से आके
वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ये नॉर्मल फंक्शन है। तो नॉर्मल जो ग्लैंड का जो रहते हैं, वो जो ग्लैंड का जो सेल है, वो उनका काम है मिल्क प्रोडक्शन करना, और डक्ट का जो सेल है उनका काम है मिल्क को पुश करना टुवर्ड्स निपल, और निपल का काम है डिस्चार्ज करना। तो इसमें से कोई भी सेल का एबनॉर्मेलिटी हो, अगर ग्लैंड का जो सेल्स है वो एबनॉर्मल तरीके से प्रोलिफरेट करे या एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो जाए उनका, और डक्ट का जो सेल है वो भी अगर एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करे, तो उसमें कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमारा कैंसर सेल भी उस हिसाब से डिवाइड हुआ है। लोबुलर कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा है। लोबुलर मतलब जो ग्लैंड से राइज होता है वो लोबुलर कार्सिनोमा बोलते हैं ब्रेस्ट का, और जो डक्ट का कार्सिनोमा है उसको डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो इस हिसाब से टू टाइप्स डिवाइड हुए, जो कि हमारा डक्ट कार्सिनोमा इज मोर कॉमन है लोबुलर कार्सिनोमा से। तो ज्यादा चांस है कि डक्ट का सेल जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, तो उसके हिसाब से डक्ट कार्सिनोमा आता है, जो कि मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से। तो ये एनाटॉमी मेल में फीमेल में सेम है, लेकिन मेल में ब्रेस्ट का जैसे साइज कम रहता है उसके, लेकिन ग्लैंड्स और डक्ट सेम रहते हैं। जो बाकी जो फैट कंपोनेंट रहता है वो फीमेल्स में ज्यादा रहते हैं, मेल में कम रहते हैं। तो ये जो इरिटेशन फैक्टर है, जेनेटिक का जो जीन चेंजेस फैक्टर है, वो फीमेल्स में ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू मेल। इसलिए फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज मोर कॉमन कंपेयर टू मेल। ऐसा नहीं कि मेल में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो एनाटॉमी वाइज बोथ मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट आर इक्वल, बट इसमें डिफरेंस रहता है फैट कंपोजिशन का, फैट डेंसिटी का। इसलिए दोनों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मेल में और फीमेल में, तो फीमेल इज मोर कॉमन। ओके, तो लंप क्या होता है बेसिकली? दिस इज़ अ वेरी लाइक, मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा हाँ। था, तो मेरे को एक टर्म दिखी कि लंप, और विच इज़ तो वो आप किस तरीके से ढूँढते हो और किस तरह से इवैल्यूएट करते हो लम्प्स को ब्रेस्ट में? लंप मतलब एक नॉर्मल टर्म है जो लेमन लैंग्वेज में, लंप मतलब ये है कि कहीं पे भी गठान है। वो सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, एक लंप कहीं पे भी हो सकता है, तो ब्रेस्ट में हो या शरीर में कहीं पे भी गठान हो उसको लंप बोलते हैं, जो एक वैग टर्म है, जो कि लेमन लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं कि एक लंप मिला है हमको, ये क्या चीज है। तो वो गठान को आगे जो जांच करते हैं उसको लंप, मतलब अभी हम ब्रेस्ट में लंप, इसीलिए फीमेल को हम बोलते हैं, पहले था एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब जो फीमेल्स को हम बोलते थे कि पहले आप जब नहाते हो या तो 15 दिन, एक महीने में एक बार नहाने के टाइम अपना ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करो कि लास्ट महीने में और यह महीने में कुछ नया गठान दिखा है क्या, कुछ नया डिस्चार्ज हो रहे हैं क्या। ये सब खुद, यूजुअली आप खुद एग्जामिन करते हो तो कभी कभी मिलने का चांसेस रहता है, ऑब्जर्व होता है, उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये सारे फीमेल्स को के लिए रिकमेंडेड है कि एवरी मंथ वो अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर ले। तो उससे क्या है कि कोई भी चीज एबनॉर्मल दिखे तो उसको हम प्रोसीड कर सकते हैं, उसके लिए वो लंप बोलते हैं, कोई भी गठान को लंप बोलते हैं एक्चुअली। और दूसरा चीज रहता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो को एसबीई है, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कुछ लंप दिखा और वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो आपको जो लंप दिखाया है डॉक्टर को भी वो क्लिनिकली वो लंप मिलेगा। तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के बाद उनको, जैसे हमारा लंप का क्राइटेरिया है कि बिनाइन लंप मतलब जिसमें कैंसर नहीं है, और कैंसरस लंप मतलब जिसमें कैंसर हो सकता है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि हम डाउट कर सकते हैं कि ये कैंसर की तरह हो सकता है, तो उसके लिए हम आगे का टेस्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोजन लेवल्स की या ब्रेस्ट डेंसिटी की, और मेनोपॉज़ और ओबेसिटी जैसे फैक्टर्स जो होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है एक ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में? हाँ, जैसे कोई भी कैंसर का रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब जिसको आप बदल सकते हो प्रिवेंशन के लिए। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि जिसको आप चाहे तो भी बदल नहीं सकते, वो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का आपने बोला, मैंने बोला कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए। तो एबनॉर्मल ग्रोथ का एक हार्मोन रहता है फीमेल्स में, इस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो उसका अगर ज्यादा एक्सपोजर होता है तो ज्यादा प्रोलिफरेशन, ज्यादा ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस रहता है, कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो इस्ट्रोजन एक्सपोजर जितना एक फीमेल का रहता है, तो उसमें कैंसर रिस्क रहता है। तो इससे कैसे पता चलेगा कि इस्ट्रोजन एक्सपोजर कैसा हो रहा है। तो जिन लोगों का अर्ली मेनार्की होता है, मतलब जिसका पीरियड्स जो होता है वो कम उम्र में चालू हो जाता है, पहले जैसे 14-15 साल में उम्र में होता था फीमेल्स को, आजकल वो देखा गया कि 10-11 साल में भी चालू हो रहा है।
तो उसमें एस्ट्रोजन जैसे मेनार्ची चालू होता है उसके बाद उसका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो वो फीमेल एक्सपोज होता है एस्ट्रोजन का। दूसरा चीज है लेट मेनोपोज। लेट मेनोपोज मतलब जब लेट तक आपका कोई पीरियड बंद होना किसी फीमेल का। पहले अराउंड 42-45 ईयर्स में मेनोपोज हो जाते थे, अभी कभी कभी 50-55 तक मेनोपोज होता है। तो अगर 10 साल से 50 साल तक 40 ईयर्स तक उनको एस्ट्रोजन एक्सपोजर होने का चांसेस है। तो ये लंबा टाइम तक एस्ट्रोजन एक्सपोजर। दूसरा रिस्क फैक्टर है आपका नलीपेरस, मतलब अब अगर प्रेगनेंसी रहता है किसी का, तो उस टाइम पे वो एस्ट्रोजन के बदले शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चालू होता है, तो उस टाइम शरीर एस्ट्रोजन से डिप्राइव रहता है। तो जो जिन लोग का नलीपेरस मतलब जिनका कोई प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो उनका एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो इसलिए वो लोग भी रिस्क फैक्टर है, जिनका बच्चा कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, तो उनका भी रिस्क फैक्टर रहता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है। और जैसे फर्स्ट चाइल्ड बर्थ बोलते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ भी, और ब्रेस्ट फीडिंग, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, जितना ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना एस्ट्रोजन एक्सपोजर, क्योंकि पीरियड्स चालू नहीं होता है। आप देखेंगे कोई भी बच्चा जिसका ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो पहले बच्चा होने के बाद 6 महीने तक, 8 महीने तक पीरियड्स चालू नहीं होता है, तो उसमें एस्ट्रोजन एक्सपोजर आपका कम रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो प्रोटेक्ट करता है कि ब्रेस्ट कैंसर को रिस्क का। ये रह गया आपका एस्ट्रोजन के लेवल पे कि आप एस्ट्रोजन एक रिस्क फैक्टर है जिसको कि हम मॉडिफाई कर कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का अर्ली होना मेनार्च और लेट होना मेनोपॉज ये हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर नली परेश हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, अर्ली बच्चा कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि हम कर सकते हैं इसको। ये तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट, ओबेसिटी जो रिस्क फैक्टर रहता है कि ये मोटापा। मोटापा में क्या होता है कि आपका जो जितना और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन रहता है शरीर में, उससे बाहर का जो फैट भी बढ़ता है, उसमें से पेरिफेरल एस्ट्रोजन भी बढ़ते हैं, तो और एस्ट्रोजन एक्सपोजर होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मोटापा जितना कम रहता है, तो फैट जो रहता है वो भी कम रहेगा, तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर भी कम रहेगा। तो इसीलिए ओबेसिटी इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर, ओनली बिकॉज क्योंकि उसके एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है। और देखा गया कि स्मोकिंग के साथ भी रिस्क फैक्टर देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर का, कि जिसमें स्मोकिंग के जैसे ही हम करते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ता है, क्योंकि आपका एक्सपोजर रिस्क फैक्टर के हिसाब से स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर ही आता है। तो आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम रहेगा। तीसरा चीज है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब जेनेटिक, जिन लोगों का हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो हेरिडिटरी और फेमिलियल दो अलग चीज है। फेमिलियल मतलब फैमिली में रन करता है किसी का ब्रेस्ट कैंसर, तो दूसरे फैमिली फीमेल्स को होने का चांसेस रहता है। हेरिडिटरी मतलब कुछ जेनेटिक जीन्स रहते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे ब्राका 1, ब्राका 2 ऐसे जीन्स हैं जो कि हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का, जो फैमिली में रन करते हैं। तो वो अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि ये रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है। लेकिन उसमें जिन लोगों का ब्राका 1, ब्राका फैमिली में आइडेंटिफाई हो गया है, तो उनका फीमेल्स जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं कि उनका अर्ली डिटेक्शन कर सके। और कुछ कुछ है कि हमारा प्रोफाइलेटिकली मास्टेक्टमी बोलते हैं, वो हम बाद में बात कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम होने का चांसेस रहता है। तो ये जो जेनेटिक एसोसिएशन है वो भी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ही है, क्योंकि हम जेनेटिक किसी का चेंज नहीं कर सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क में से। और आप जो बात कर रहे थे ब्रेस्ट डेंसिटी का, ब्रेस्ट डेंसिटी जो है वो ब्रेस्ट कंपोजिशन के हिसाब से है। उसमें कुछ कुछ फीमेल्स का फैट कंटेंट ज्यादा रहता है, जो कि पहले थोड़ा डेंस रहता है ब्रेस्ट, और धीरे धीरे उम्र के साथ उनका ब्रेस्ट, डेंस ब्रेस्ट जो है वो फैट के साथ रिप्लेस होता जाता है। कुछ कुछ लोगों का वो डेंस ब्रेस्ट परसिस्ट करता है, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का, लेकिन उसमें भी हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो वो भी ऑल्सो एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोजन लेवल जब हाई होते हैं उस टाइम पे, तो जब अगर इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट उस टाइम पे और वुमन को ब्रेस्ट कैंसर भी है, तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बेबी पे? मतलब चांसेस होते हैं कि मतलब ये बेबी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा, ऐसा कुछ होता है मतलब सीन? वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कौन सा ट्राइमेस्टर में, जैसे हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने में, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब तो 3 से 6 महीने में, और 6 से 9 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी हम स्टेजिंग करते हैं कि कौन से स्टेज पे है, और उसकी सिर्फ डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट कितना जल्दी देना चाहिए।
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हम बोलते हैं कि एबॉर्शन कर दो, क्योंकि ट्रीटमेंट जरूरी है, ट्रीटमेंट 9 महीने रुकने वाला नहीं है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो फिर उसका हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड रहता है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे उसका फैमिली में कुछ उसका पहला बच्चा है और पहले से बहुत दिनों से बच्चा नहीं हुआ है, उसने प्रेगनेंसी किया है, तो उसके लिए पेशेंट के लिए वो प्रेगनेंसी प्रीसियस है। और उस टाइम पे अगर कैंसर डिटेक्ट किया है तो हम पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस चीज को हम इंपॉर्टेंस दें, कैंसर का ट्रीटमेंट को इंपॉर्टेंस दे या बच्चे का इंपॉर्टेंस दे। वो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है, उसमें कोई श्योर शॉट नहीं कि या तो बच्चे गिरा दे या तो कैंसर को ट्रीटमेंट करें। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है तो हम ट्राई करते हैं कि 3 महीने के अंदर उसको जैसे ही अर्ली बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम कैंसर ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और जो रिस्क फैक्टर आप बोले कि बच्चे को क्या होगा, वो तो यूजुअली उस टाइम पे कुछ नहीं होता है। अगर हमने कीमोथेरेपी नहीं दिया है, कुछ कुछ कीमोथेरेपी है हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि सारे स्टडीज में अभी प्रूवन नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसी प्रेग्नेंट लेडी को इसको कीमोथेरेपी देके उसको बच्चे को क्या हो रहा है, तो इसलिए प्रूवन नहीं है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रेडिएशन तो नहीं दे सकते, कीमो नहीं दे सकते, एक ही चीज कर सकते हैं वो सर्जरी कर सकते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में है तो हम देख रहे हैं कि इसको दे सर्जरी करके थोड़ा वेट करा के डिलीवरी के बाद बाकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन बच्चे का डायरेक्ट रिस्क ऐसे कुछ नहीं रहता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो बच्चे को इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके मे बी जेनेटिक चेंजेस अगर कुछ होता है तो रिस्क फैक्टर तो रहेगा। कोई भी फैमिली में अगर मेंबर एक कैंसर में है तो दूसरे मेंबर को तो रिस्क रहेगा, लेकिन ऐसे एब्सोल्यूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ रिस्क नहीं है। ओके, तो ये ब्रेस्ट कैंसर वैसे कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर कॉमन जो मिलते हैं वुमेन्स में? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का मैंने आपको पहले जैसे बताया उसका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि बोला कि डक्टल कार्सिनोमा है, लोबुलर कार्सिनोमा है, ये जो रहते हैं। और दूसरा एक रहता है जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है, अपार्ट फ्रॉम ग्लैंड और जो डक्ट रहता है उसके छोड़ के, जिसमें कि मैलिग्नेंट फाइलोइड ट्यूमर जैसे हैं, सार्कोमा रहता है ब्रेस्ट में, वो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट से अराइज होता है। फिर जो उसको हमने रिसेप्टर के हिसाब से भी डिवाइड किया है, जो डक्टल कार्सिनोमा है, डक्टल कार्सिनोमा उसको इसमें इस्ट्रोजन रिसेप्टर रहता है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर रहता है, एक हर2 पॉजिटिव रिसेप्टर, हर2 रिसेप्टर रहता है। तो उसमें हमने डिवाइड किया है कि ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव, हर2 पॉजिटिव, ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव, हर2 नेगेटिव, ईआर नेगेटिव, पीआर नेगेटिव, हर2 नेगेटिव और ओनली हर2 पॉजिटिव, ऐसे 4 टाइप के डिवाइड किया है। ये 4 टाइप जो है उसको मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि आगे हम पता चलता है कि उनका प्रोग्नोसिस, कि ये ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आगे जाके रिकरेंस होने का क्या रिस्क है, इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो क्लासिफाई हम करते हैं प्रोग्नोस्टिकली और ट्रीटमेंट वाइज। ओके, तो जब मैं थोड़ा-सा पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मेरे को 2 टर्म्स दिखी थी, एलसीआईएस और डीसीआईएस। तो ये दोनों टर्म्स क्या है और ये दोनों एक-दूसरे से कैसे अलग है? जैसे आपने मैंने बोला कि लोबुलर कार्सिनोमा एक रहता है, डक्टल कार्सिनोमा रहता है। जो ग्लैंड से अराइज होता है उसको लोबुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, जो डक्ट से अराइज होता है उसको डक्टल कार्सिनोमा। तो आईएस जो चीज है वो इन सिटू है। इन सिटू मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे एनाटॉमी के हिसाब से ऊपर का लेयर जो रहता है उसमें अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो अंदर नहीं गया है तो उसको इन सिटू बोलते हैं। तो अगर वो लोब्यूल्स में दिखा है तो उसको लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, और अगर जो डक्ट में दिखेगा तो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं। ओके, तो अ, आप हमें बताइए अब कि जो भी आपने टाइप्स हमें बताई थी हमको, तो वो कैसे डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? जैसे मैंने बोला कि ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव, हर2 नेगेटिव, उसको ल्यूमिनल टाइप ए बोलते हैं। वो सबसे अच्छा रहता है। उसमें क्या है कि रिकरेंस रिस्क कम रहता है और पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा रहता है और ट्रीटमेंट भी अच्छा रहता है उसका। और जो रहता है ईआर पीआर नेगेटिव, हर2 पॉजिटिव, उसमें भी एक हर2 एक हार्मोन है, उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, लेकिन वो थोड़ा खराब रहता है। उसमें क्या है कि रिकरेंस रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। और तीसरा वेरिएंट जो बोला कि टीएनबीसी मतलब ट्रिपल नेगेटिव, जिसमें ईआर नेगेटिव, पीआर नेगेटिव, हर टू नेगेटिव, वो सबसे खराब रहता है थोड़ा। उसमें उसमें क्या है कि रिकरेंस रिस्क ज़्यादा रहता है, और यूजुअली ये फैमिली में ही रन करता है जो टीएनबीसी वेरिएंट है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं उसको, टीएनबीसी। तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे स्टडीज हुए हैं कि उसको कैसे ट्रीटमेंट दे के उसका प्रोग्नोसिस हम अच्छा करेंगे। तो ये अभी रिसेंट एडवांसेस जो भी हो रहे हैं टीएनबीसी में ही हो रहे हैं। बाकी ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव और हर2 पॉजिटिव में ट्रीटमेंट ऑलरेडी उतना डेवलप होके रखा है कि उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट सब चल रहे हैं वो टीएनबीसी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा खराब डिजीज है। ओके, तो
अ, ट्रीटमेंट की अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक फ्लो चार्ट दें कि जो स्टेप्स का, कि पहला स्टेप आप क्या फ़ॉलो करते हैं, दूसरा क्या करते हो? प्रॉपर एक फ्लो चार्ट में हमें बताइए। हाँ, कोई भी पेशेंट अगर, जैसे हम मैंने पहले बोला, पहला स्टेप है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। किसी ने अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया है और उसको एक लंप मिला, तो वो जब हमारे पास आता है उसको हम पहले करते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो क्या होता है कि हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ, इसमें ब्रेस्ट में इसको कुछ गठान है जिसको कि कैंसर जैसा हमें लग रहा है। उसके साथ ये कैंसर जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर वो बगल में जाता है, उसको एक्जिला बोलते हैं। तो एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसको यूजुअली स्प्रेड करता है पहले स्टेप के हिसाब से। फिर गले में स्प्रेड करता है उसको सेकंड स्टेप के हिसाब से। फिर बाकी बॉडी में स्प्रेड करने का चांसेस रहता है। तो हम पहले तो ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, फिर बगल को, एक्जिला को दोनों तरफ एग्जामिन करते हैं, दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, दोनों गले से के साइड एग्जामिन करते हैं। तो उसके हिसाब से हमको उसको क्लिनिकल स्टेजिंग बोलते हैं। क्लिनिकल स्टेजिंग हो गया कि हमें ब्रेस्ट में ये लग रहा है। तो फिर कोई भी कैंसर किसी में भी स्टेप में आएगा तो 3 स्टेप में यूजुअली उसका ट्रीटमेंट होता है। पहला स्टेप है कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब कैंसर है या नहीं है। सेकंड स्टेप है स्टेजिंग, अगर कैंसर है तो कौन सा स्टेज में है। थर्ड स्टेप है ट्रीटमेंट, अगर जो सेकंड स्टेप में कौन सा स्टेज डिसाइड हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ट्रीटमेंट। तो ये 3 प्राइमरी स्टेप रहता है, डायग्नोसिस, स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट। अभी हमने जो क्लिनिकली देखा वो हमें लग रहा है, वी आर नॉट श्योर, डॉक्टर्स को भी लग रहा है, दैट इज क्लिनिकल। तो फिर इसको हम भेजते हैं मामोग्राफी के लिए। मामोग्राफी होता है क्या है कि एक एक्सरे जैसा ही रहता है, उसमें हमारा ब्रेस्ट और एक्जिला दोनों को एग्जामिन किया जाता है। तो दोनों में देखा जाता है कि एक एक्सरे का फिल्म आता है और उसको अल्ट्रासाउंड के साथ कोरिलेट करते हैं कि जो गठान दिख रहा है उसका कैटेगराइजेशन रहता है। उसको ब्रेस्ट इमेजिंग एंड रेडिएशन डेवलपमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें बिराट्स बोलते हैं, उसमें कैटेगराइजेशन रहता है, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 6। तो उस हिसाब से रिस्क रहता है कि वो रेडियोलॉजिकली कैसा रिस्क है कि ये कैंसर हो सकता है ही नहीं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे जाके बायोप्सी करेंगे या नहीं करेंगे। तो बिरेट्स का जो कैटेगरी 4 रहता है, 4, 5 और 6, 4 एंड 5 में हम बायोप्सी करते हैं। 6 में यूजुअली बायोप्सी जो प्रूव हो जाता है उसको बिरेट 6 बोलते हैं। उसको मैलिग्नेंसी जो प्रूवन रहता है वो बिरेट 6 है। और जो बिरेट्स 4 एंड 5 है उसमें भी डिवाइडेड है कि 4A है, 4B है एंड 4C है। 4A जो है वो लेस देन 2% चांसेस है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन उसमें हम कर सकते हैं कि ब्रेस्ट का बायोप्सी चाहिए। बी जो रहता है वो यूजुअली 10 to 50% अराउंड रहता है चांसेस। सी में मोर देन 50% रहता है। 5 में अराउंड 90% रहता है। 6 में यूजुअली प्रूवन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो बीरेट्स 4, 5, 6 में हम यूजुअली बायोप्सी को रिकमेंडेशन करते हैं। 1, 2, 3 में यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं कि जरूरत नहीं है, इसमें फॉलोअप में रखते हैं पेशेंट को। और ये हो गया पहला स्टेप। अगर हम बायोप्सी किए उसमें, हमारा जो मामोग्राफी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी में देखते हैं कि कैंसर आया कि नहीं। अगर उसमें आ जाता है, डॉक्टर कार्सिनोमा आता है, तो उसका हम फिर आईएचसी मार्कर कराते हैं। आईएचसी मतलब जो मैंने बोला आपको, ईआर, पीआर, हर2 और KI67, ये 4 चीज रहता है जिसको हम आईएचसी करते हैं। उसमें क्या है कि पता चलता है कि ये ईआर-पीआर पॉजिटिव हर2 नेगेटिव वेरिएंट है या हर2 पॉजिटिव वेरिएंट है या ट्रिपल नेगेटिव वेरिएंट है। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हम उसका आगे का क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ये रह गया बायोप्सी स्टेप में। तो ये पहला स्टेप है कि हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमें पता चला कि इसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अगर उसमें लोबुलर कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ या कुछ सार्कोमा डिटेक्ट हुआ तो उसका भी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा फिर। तो ये पहला स्टेप हो गया डायग्नोसिस। तो इसमें हमने क्या किया, पहले पेशेंट को एग्जामिन किया है, मामोग्राफी किया है, बायोप्सी किया है। ये तीनों चीज में 99% श्योर हो जाते हैं कि हम ये कैंसर है बोल के। तो ये पहला स्टेप ही डायग्नोसिस है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब क्या है कि लोकल स्टेजिंग है और डिस्टेंस स्टेजिंग। लोकल स्टेजिंग मतलब जो ब्रेस्ट का है वो एक्जिला में गया है, गले में गया है, उसको लोग ओरिजिनल स्टेजिंग बोलते हैं। और बाकी कभी लंग्स में चला गया, किसी का लिवर्स में चला गया, बोन में चला गया, ब्रेन में चला गया, ये सब चीज जानने के लिए उसको मेटास्टेसिस करते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हमें पहले देखना है कि वो कौन से स्टेज में है ब्रेस्ट। अगर उसी जगह पे है ब्रेस्ट में, अर्ली स्टेज में है, तो स्टेज 1 में रहता है या तो स्टेज 2 में रहता है। अगर बगल में भी गया है तो अर्ली स्टेज 2A में रहता है या 2B में रह सकता है। स्टेज 3 मतलब वो थोड़ा गले तक गया है, तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं। या तो ज्यादा बड़ा साइज का, जो प्राइमरी ब्रेस्ट का कैंसर साइज बड़ा है, तो वो भी स्टेज 3 में आ जाता है।
तो जो 1, 2, 3 है वो यूजुअली लोकलाइज्ड है या लोकली एडवांस है। मेनली 1 एंड 2 जो है उसको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, 2A तक। फिर जो 2B या स्टेज 3 है उसको लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और एक रहता है स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब वो कहीं पे स्प्रेड कर गया है, अभी बोन में चला गया है, लंग्स में चला गया है, लिवर में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड करके रखा कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। तो इस चीज के लिए हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं? पहले हम एक ही सिस्टम में सारे पूरा बॉडी का जो स्कैन रहता है उसको पेट स्कैन बोलते हैं। तो होल बॉडी पेट स्कैन रहता है। होल बॉडी पेट स्कैन में आपको ब्रेस्ट कैंसर का जो भी कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, बोन में स्प्रेड हुआ है, लिवर में, लंग्स में, कहीं पे भी स्प्रेड हुआ है वो पता चल जाता है। अगर जहाँ पे पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसमें सीटी स्कैन कराते हैं। थोरैक्स का, एब्डोमेन का सीटी स्कैन कराते हैं। बोन के लिए एक बोन स्कैन कराते हैं। ब्रेन के लिए ब्रेन का एमआरआई भी कराते हैं। तो उसमें पता चलता है कि उस जगह पे कैंसर गया है कि नहीं। तो ये सब टेस्ट कराने के बाद हम स्टेज पे पहुंच जाते कि ये पेशेंट कौन सा स्टेज पे है। तो कौन सा स्टेज पता चलने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने बोला मेन 3 ऑप्शन है कि पहले देंगे कि आपको सर्जरी का एक ऑप्शन है, फिर कीमोथेरेपी का एक ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है। ये तीनों को हम मि, मिला के देते हैं यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में। अगर बहुत अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो उसमें सर्जरी से ही ठीक होने का चांसेस रहता है। अगर उसमें जैसे हार्मोन पॉजिटिव, ईआर पॉजिटिव है, तो उसमें एक टैबलेट लगता है जो कि 5 साल तक एक टैबलेट लेने की जरूरत पड़ सकता है ऐसा। अगर थोड़ा एडवांस ब्रेस्ट कैंसर हो गया कि अर्ली स्टेज में भी, जैसे बोला कि वो स्टेज 1 में है तो ही सर्जरी का है, 2 आ गया तो उसमें सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी भी लग सकता है। और सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे रेडिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो है क्या, सेकंड स्टेप की सेकंड स्टेज में जो उसमें लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर रहता है, उसमें हम पहले ट्राई करते हैं कि इसका चांसेस रिस्क है कि जो स्प्रेड शरीर में और दूसरी जगहों के होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उसको पहले हम कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। पहले कीमोथेरेपी देके उसको कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद उसको सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद उसको रेडियोथेरेपी देते हैं। तो उसमें क्या कि स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो गया। और अगर स्टेज 4 का अगर ब्रेस्ट कैंसर रहता है तो उसमें सिर्फ आपको कीमोथेरेपी ही देना पड़ता है यूजुअली। और ज्यादा कुछ सर्जरी का रोल नहीं रहता है उसमें, कम रहता है जिसमें। तो इस हिसाब से डिवाइड हुआ है ट्रीटमेंट। ओके, ओके। एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आउट ऑफ 10 वुमेन्स कितने डेथ रेट क्या होता है, मतलब डेथ रेट जो होता है उनमें से कितनी वुमेन सर्वाइव करती हैं और कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्जरी या उसके बाद भी? इससे तो स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है आइडियली। जितना अर्ली स्टेज है तो डेथ तो बहुत ही बाद में होता है। मतलब अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट होकर सर्जरी हो गया तो उसका कैंसर होने में जितना दिन वो जी सकते हैं, और कैंसर के बिना भी उतने दिन ही जी सकते हैं। मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा उनका लाइफ स्पैन में, अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया तो। थोड़ा लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर रहता है तो उनको हम ऐसे बोलते हैं कि ओवरऑल सर्वाइवल चीज रहता है, एक डिजीज फ्री सर्वाइवल बोलते हैं। दो चीज रहता है, टर्म यूज होता है कैंसर में। ओवरऑल सर्वाइवल मतलब जिस दिन से उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ है और जिस दिन उनका डेथ होता है, वो ओवरऑल सर्वाइवल रहता है पेशेंट्स का। और जो डिजीज फ्री सर्वाइवल मतलब जिस दिन कैंसर डिटेक्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है उसके बाद हम दूसरी बार कब आया है उसका कैंसर, उसको डिजीज फ्री सर्वाइवल बोलते हैं, जो रिटर्न आता है। तो वो ये दो टर्म यूज करते हैं यूजुअली, क्योंकि इसमें इसे इमीडिएट डेथ नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर में कि आउट ऑफ 10 जैसे आप बोले तो उसमें इमीडिएट कुछ डेथ नहीं होता है, या तो सर्जरी के दौरान या ट्रीटमेंट का। अनटिल अनलेस से बहुत ही लेट स्टेज में है, स्टेज 4 में है, ब्रेन में चला गया है, लंग्स में चला गया है, पूरा लेट स्टेज में है, तो ही चांसेस ज्यादा है कि डेथ जल्दी हो सकता है। यूजुअली डेथ इतना जल्दी नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो अर्ली और लोकली एडवांस में तो बहुत साल तक जी सकते हैं। लगभग 20 साल 30 साल तक तो ऐसे लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर भी अगर ठीक से ट्रीटमेंट हो गया है तो 20-30 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग माय कॉलेज मेरा एक दोस्त था, उसे ब्रेन ट्यूमर था। तो आफ्टर ओके। जब वो ठीक हो गया पूरी तरीके से, तब उसकी आई थिंक कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होते हैं जैसे लिखना या बेसिक चीज़ें होती हैं वो उसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो डू यू थिंक कि जो आफ्टर कैंसर, तो वो आई थिंक उसको 1 से 2 साल लग गया था पूरी तरीके से नॉर्मल अपने नॉर्मल स्पीड पकड़ने में। तो डू यू थिंक कि कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ होती है, कुछ नहीं होती? आप मानते हैं ये चीज़ में?
नहीं, वो डिपेंड करता है कौन से साइट पे है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे नहीं होता क्योंकि चांसेस कम है। ब्रेन कैंसर का क्या, कि ब्रेन छोटा सा ऑर्गन है और हर 1 मिलीमीटर में ब्रेन का एक फंक्शन रहता है शरीर के साथ। तो उसमें जहाँ पे कैंसर हुआ है, जितना जगह को उधर से निकालेंगे, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेन कैंसर का सर्जरी करेंगे, तो उसका फंक्शन हम पर होने का चांसेस है। लेकिन ब्रेस्ट का फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन, तो उसमें हम ब्रेस्ट कितना भी निकालें, उसमें फंक्शन हम पर होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन हम जैसे एक्जिला का डिसेक्शन करते हैं, जो बगल में जाता है ब्रेस्ट कैंसर, उसका डिसेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या है कि नर्व रहता है, ब्लड वेसल रहता है, जो कि हाथ को जाता है, आर्म्स को जाते हैं, तो उसके साइड से सारे नोड्स निकालते हैं। तो उसमें चांसेस रहता है कभी कभी कि जो फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी रहता है, हाथ का ऊपर करना, ये करना, मोबिलिटी, तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी कराते हैं पेशेंट को। जैसे ही पेशेंट का सर्जरी हो जाता है, फिर उसके बाद हम इमीडिएट फिजियोथेरेपी चालू करते हैं। अगर रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसका हाथ ठीक रहता है। अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो उनका थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी रहता है हाथ का। और कभी कभी हाथ का स्वेलिंग्स भी आ जाते हैं, अगर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो हाथ का स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि उसमें जो ब्लड वेसल रहते हैं उसके पास से सब निकाल लेते हैं। तो ज्यादा कैंसर क्लियर करने में थोड़ा बहुत जो ब्लड वेसल सप्लाई जो रिटर्न करता है ब्लड, वो हाथ से प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता है, तभी कभी कभी हाथ का स्वेलिंग हो जाता है। ये साइड इफेक्ट रहता है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में यूजुअली। अदरवाइज फंक्शन के हिसाब से और कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में सर्जरी के बाद। ओके, तो जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो फर्स्ट रिएक्शंस क्या होता है पेशेंट्स का, या मतलब वो उनकी इमोशनल स्टेट कैसी होती है? वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कहाँ से आता है। अगर वो कि रूरल एरिया से है पेशेंट, का गांव से है या अर्बन एरिया से है। जैसे पहले पकड़ लीजिए अर्बन एरिया से है पेशेंट, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है, या तो वो गूगल हो या ऑनलाइन हो, कहीं से भी ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट के बारे में वो सब थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके आते हैं। कोई भी डॉक्टर के पास आते हैं, उनके पास बेसिक आइडिया रहता है कि क्या चीज़ है, हमें आगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो उनको आइडिया रहता है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो वो भी साइकोलॉजिकली उनका फैमिली सपोर्ट्स भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा ओरिएंटेड रहते हैं कि आगे का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है कम्युनिकेशन करना ईच अदर के लिए। लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो पहले की चीज है कि वो पहले तो अपने घर में ही नहीं बताते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। और वो जब बताते हैं तब तक यूजुअली डिजीज एडवांस हो सकता है। जब वो एडवांस होता है, फिर फैमिली मेंबर्स पहले पैनिक करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की इतना लेट तक हमें क्यों छुपा के रखा है। फिर वो जब हॉस्पिटल लेके आते हैं, फिर हम देखते हैं, बोला अरे ये तो बहुत एडवांस हो गया है, इतना लेट में क्यों लेके आए। फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फैमिली वाले पेशेंट को बोलते हैं, अरे तुम पहले बताए होते तो हमारा ठीक हो जाता है, इतना एडवांस स्टेज में हो गया, अभी हम सब परेशान होने वाले हैं। तो उस टाइम पे जो रूरल एरियाज में साइकोलॉजी वो चाहते हैं कि अपना फैमिलीज को नहीं बताएं, ताकि वो सेफ रहे और मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेस मत ले। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि वो लेट में बताते हैं और फैमिली मेंबर ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं ये और देख रहे हैं ये, तो उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि रूरल एरियाज में कि आप कुछ भी ब्रेस्ट में डिटेक्टेड हो रहा है कोई भी, तो अपने फैमिली मेंबर्स को पहले बताइए, कोई भी डॉक्टर के पास जाइए। जितना अर्ली स्टेज में आएंगे उतना कम परेशानी में आपका डिजीज ट्रीटमेंट हो जाएगा, जितना लेट में आएगा उतना डबल परेशानी आप लोगों को होगा। और रही बात साइकोलॉजिकली पेशेंट को, तो साइकोलॉजिकली दोनों फीमेल्स वल्नरेबल रहते, फीमेल्स हो या मेल हो, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी, कोई भी पेशेंट को कैंसर है मतलब तो पहले ब्रेकडाउन किसी को भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी इंसान को पहला कैंसर टर्म सुनते ही उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बस खत्म हो गया कैंसर का जैसे। लेकिन डाउन द लाइन 20 ईयर्स के पीछे देखोगे और आज 20 ईयर्स के बाद देखेंगे, तो हमारा कैंसर में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि बहुत सारे अर्ली कैंसर को हम इतने क्योर कर रहे हैं। पहले कैंसर में क्योर टर्म नहीं था, पहले कैंसर में सिर्फ ट्रीटमेंट था। अभी हम क्योर स्टेज में आ गए हैं कि अगर अर्ली स्टेज में है तो हमको क्योर कर सकते हैं, मतलब वो बंदा कैंसर के साथ जितना दिन है, बिना कैंसर के भी उतना ही दिन बच सकता है, सर्वाइवल सेम रहेगा। तो लेकिन उसके लिए है कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होना चाहिए। तो जो साइकोलॉजिकल पार्ट रहता है पेशेंट का, मेल हो या फीमेल हो, रूरल एरिया हो अर्बन एरिया, सबका सेम रहता है मोर और लेस, कि उनका फ्यूचर दिखता है कि आगे जाके मेरा का फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा फाइनेंशियल, मेरे हस्बैंड, ये सब चीजों का उनका एक रहता है। दूसरी चीज रहता है कि उनका लाइफ में अभी आगे कुछ करने का मन रहता है, वो चांसेस है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि मेरा लाइफ मैं इतने साल तक ये काम किया, मैंने कुछ लाइफ को एंजॉय भी नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे साइकोलॉजिकल उनका रहता है।
तो हम जो कैंसर सर्जन्स है या कैंसर डॉक्टर्स हैं, उनका पहला एस्पेक्ट वही है कि पहले पेशेंट को काउंसिल करें कि तुम जो भी स्टेज में हो, हमारे पास अभी इलाज है, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब मिलके करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, उनका फैमिली मेंबर्स भी साथ में रहना पड़ेगा, उसको भी साथ में रहना पड़ेगा, और डॉक्टर्स को, ये तीनों मिलके ट्रीटमेंट करेंगे। तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत काउंसलिंग के बाद जो पेशेंट जितने एंग्जाइटी के साथ हमारे पास पहुंचते हैं, हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 80 to 90% उनका एंग्जाइटी कम करके ही हम उनको नेक्स्ट विजिट में बुलाएं। क्योंकि हम अगर उनका एंग्जाइटी और उनका जो डाउट्स है, उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हैंडल नहीं करेंगे, तो घर पे जाके भी सिमिलर सिचुएशन पे रहेगा उनको, कि वही डिप्रेशन रहेगा, वही चीज रहेगा, और ट्रीटमेंट को वो उनका कॉम्प्लायंस नहीं रहता है, वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते जब तक उनका हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम एड्रेस नहीं करते हैं। कि तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है फर्टिलिटी, मतलब आप देखिए कोई भी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है किसी का, तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसे डायरेक्ट कोई फर्टिलिटी के लिए हमपर नहीं करता है साइंटिफिकली। तो वो जो हैम्पर है वो है साइकोलॉजिकल जो है फैक्टर है हमारा, और या सोशल फैक्टर हो या इमोशनल फैक्टर हो। ये तीन जो फैक्टर को इन्फर करता है कि पेशेंट को जो उसमें बॉडी का एक पार्ट है जो उसको फेमिनिज्म करता है, मतलब जो कोई भी फीमेल को उनका फेमिनिस्ट होने का जो ये रहता है, वो ब्रेस्ट एक ऑर्गन रहता है। तो वो उनको फील लगता है कि उनका जो लिबिडो, मतलब आगे जाके सेक्स करने का मन कम हो जाता है फैमिली मेंबर्स में, तो वो उसके हिसाब से फर्टिलिटी कम हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कोई हमपर नहीं होता है फर्टिलिटी के कारण। और बाकी चीज रही ट्रीटमेंट, कैंसर के कारण तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के कारण से, कीमोथेरेपी से या रेडिएशन थेरेपी से, उसमें से थोड़ा प्रॉब्लम, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड जो ओवरियन फंक्शंस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसमें फर्टिलिटी का चांसेस की कम हो जाता है। वो थोड़ा रिस्क रहेगा ट्रीटमेंट रिलेटेड। लेकिन जैसे हम उसके लिए, वो एक सेपरेट डोमेन ही है कि फर्टिलिटी इन कैंसर पेशेंट, उसके लिए हम देखते हैं कि अगर पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है और कोई उनका बच्चा नहीं है, तो पहले हम उनको ओवम प्रिजर्वेशन और oocyte प्रिजर्वेशन ये सब समझाते हैं कि और किस तरीके से हम उसको उसका प्रिजर्व कर सकते हैं, सब चीज फंक्शन प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो कैंसर का ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको फर्टिलिटी के लिए उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो वो भी हमारा साथ में ही रहता है। अगर यंग फीमेल है, कोई बच्चा नहीं है साथ में, अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो हमारा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, उनके साथ मिलकर हम डिस्कस करते हैं क्या क्या ऑप्शन है ये पेशेंट के पास की हम उनका फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों का है, दोनों का सब टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं कि कोई किसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और दोनों पूरा इंटरेस्टेड है कि आगे फर्टिलिटी बच्चे रखने का पूरा इंटरेस्टेड है, और उनका कोई साइंटिफिकली या एनाटॉमिकली कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो बच्चे नहीं कर सकते, वो सब रूल आउट करते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट से पहले उनका oocyte प्रिजर्वेशन या ओवम प्रिजर्वेशन वो सब करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद उनको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, ताकि उनका आगे का फ्यूचर प्लानिंग, बच्चा बच्चा प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो खर्चा कितना आता है? मतलब अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ, पूरे ट्रीटमेंट में, किस चीज लेट्स अप, अगर मान लेते कोई आखिरी स्टेज पे तक है, तो हम्म। पूरे ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब किसी भी एक इंसान का? तो वो भी डिपेंड करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, और मैं लगभग देखिए कि अभी तो बहुत सारे स्कीम्स है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो, या हमारा जैसे उड़ीसा स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। तो उस स्कीम में यूजुअली कैंसर का ट्रीटमेंट सारे कवर हो जाते हैं। अगर किसी के पास स्कीम नहीं है तो इंश्योरेंस भी रहता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें भी यूजुअली कवर हो जाता है। अगर नहीं है फिर पेशे से ही करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कितना, अगर अर्ली स्टेज में है तो बहुत कम खर्चे में हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सर्जरी कराना है। और अगर ERPR पॉजिटिव है, सिर्फ एक गोली टैबलेट लेना है 5 साल के लिए, वो भी खर्चा ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे कि एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, लोकली एडवांस स्टेज में आते हैं, उसमें कीमोथेरेपी का खर्चा लगता है, फिर सर्जरी का खर्चा लगता है, फिर रेडिएशन का खर्चा लगता है। तो जितना एडवांस होता जाएगा उतना खर्चा बढ़ता जाएगा, जितना अर्ली स्टेज है उतना कम खर्चा में जाएगा। तो अंदाजे में, वो सिटी टू सिटी, गांव से गांव को, शहर से शहर डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि आपका ट्रैवल का खर्चा है, आपका रहने का खर्चा है, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का खर्चा है, कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके ऊपर। तो एक वेरिएशन रहता है कि ट्रीटमेंट का, अगर कहीं पे एक छोटे शहर में अच्छा फैसिलिटी सब कैंसर का है, तो उसमें आपको लगभग 2-3 लाख में सब खर्चा आ सकता है। लेकिन कुछ अच्छा शहर में, कुछ अच्छा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे तो पूरा ट्रीटमेंट लगभग 20 लाख तक भी आ सकता है, सब खर्चा। तो वो रेंज रहता है कि आप किस जगह पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, और आपका कैसे ट्रीटमेंट होगा, और कौन सा स्टेज पे है।
ओके, तो आप थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप हमें एडवाइस दें थोड़ी-सी रिलेटेड टू लाइफ़स्टाइल कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, स्पेशली फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही। दोनों के लिए देखिए, लाइफस्टाइल जो पहले एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया में जो लिविंग स्टाइल है, जो अर्बन लाइफस्टाइल और रूरल लाइफस्टाइल, देखिए हमारे इंडिया में यूजुअली देखा गया है कि अर्बन एरियाज के फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर कंपेयर टू रूरल एरिया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ओनली। क्योंकि जो अर्बन एरिया में फीमेल्स है उनका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल रहता है। जैसे स्ट्रेस एक मेजर कारण है आपका इम्यूनिटी सप्रेस होने का। तो स्ट्रेस जितना लेते हैं तो उसमें चांसेस है कि आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा। सेकंड चीज है डाइट। डाइट जो हमारा जो अर्बन एरिया में फास्ट फूड रहते हैं, ज्यादा फैट ऑयली फूड लेते हैं, उसमें क्या है कि ओबेसिटी गेन होने का चांसेस है। तीसरा चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज वगैरह। जो अर्बन एरिया में इतना काम के पीछे सब लगे पड़े होते हैं कि खुद के लिए पर्सनल एक्सरसाइज टाइम कोई नहीं निकालता है। लेकिन कंपेयर टू रूरल एरियाज में देखिए जो फीमेल्स आर रहे वो फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं। मेंटल एक्टिविटी से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उनका थोड़ा ज्यादा रहता है। डाइट भी जो घर में बनाया हुआ खाना वो रहता है, मैक्सिमम फास्ट फूड वगैरह नहीं रहता है। कंपेयर टू अर्बन एरिया स्ट्रेस कम रहता है थोड़ा रूरल एरिया में। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ये दोनों में ही साबित कर देता है कि आपका लाइफस्टाइल को आप अगर स्ट्रेस फ्री रखेंगे, हेल्दी फूड डाइट लेंगे, अवॉइड करेंगे ऑयल स्मोकिंग, ये अवॉइड करेंगे, और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब दिन में 30 मिनट्स भी काफी है। 5 दिन हफ्ते में दिन में 30 मिनट्स, दैट इज 150 मिनट्स पर वीक। इतना ही काफी है कोई भी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर। इतने में काफी है कि कोई भी ब्रेस्ट कैंसर को, कोई भी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इतना फिजिकल एक्टिविटी चाहिए लाइफस्टाइल चेंजेस में, तो इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हम जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए बच्चों को। और जिसका बेबी है, बच्चा है, लेट में, जितना लेट में आप बच्चे करते हैं तो उसमें भी थोड़ा चांसेस रहता है। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का नहीं, सर्वाइकल कैंसर का भी जो रहता है वो भी चांसेस रहता है उसमें। तो ये थोड़ा लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं जिसमें। ओके, तो अ, जब मैं गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो मेरे को कुछ सर्जिकल टर्म्स मेरे को दिखी थी, लाइक रिकंस्ट्रक्शन और कुछ ऐसी टर्म्स थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, ब्रीफ में बताएँ कि ये सर्जिकल ऑप्शन जो अवेलेबल है इस टाइम पे हमारे पास, वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और वो किस स्टेज पे, थोड़ा-सा हमें वो आइडिया दे दें एक। ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्जरी रहता है वो दो चीज पे फोकस करता है। एक तो है कि हम पूरा ब्रेस्ट को हटाते हैं और बाकी एक्जिला को क्लियर करते हैं। उसको मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, पूरा ब्रेस्ट हट जाता है और पूरा एक्जिला क्लियर होता है। एक्जिला का जो लिम्फ नोड्स है वो सब निकालते हैं। दूसरा चीज एक रहता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। पहले क्या होता था कि किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो पूरा ब्रेस्ट हटा देते थे, कि किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए था, कि डॉक्टर को भी नहीं लेना था, किसी रिलेटिव को भी लेना था नहीं चाहिए था। अभी ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टडीज आ गए हैं कि हम जो जितना गठान है उसके आजू बाजू और थोड़ा नॉर्मल टिश्यू लेके निकाल के हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो वो ऑपरेशन के दौरान ही हमें पता चल जाता है कि वो जो आजू बाजू का नॉर्मल टिश्यू निकाला है उसमें कैंसर छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो बाकी ब्रेस्ट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं वैसे। लेकिन उसके लिए एक चीज चाहिए कि उसमें यूजुअली रेडिएशन 100% लगता है, रेडिएशन देना पड़ता है, क्योंकि जो हम बाकी ब्रेस्ट छोड़ रहे हैं उसमें दोबारा कैंसर ना आए उसके लिए 100% रेडिएशन लगता है। तो इसके लिए दो ट्रीटमेंट जो है, एक है कि पूरा निकाल देते हो जिसको कि मास्टेक्टमी बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन की चांसेस है कि वो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कि एक्जिला में गया है कि नहीं गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है रेडिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। और दूसरा जो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, उसमें पेशेंट अगर राजी है कि उसको रेडिएशन लेना ही पड़ेगा तो ही हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। जैसे कोई रूरल एरिया से पेशेंट आता है और उसको कुछ आगे का ट्रीटमेंट का भरोसा नहीं कि मैं लूंगी नहीं लूंगी वो पता नहीं, तो हम यूजुअली उनको काउंसिलिंग करते हैं कि अगर तुम नहीं लेते हो तो तुम्हारे लिए हम पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे। इफ यू आर ब्रेस्ट प्रिजर्व करना है तो हम उसके लिए रेडिएशन लेना ही पड़ेगा। तो अर्बन एरिया में जो शहर के हैं वो प्रिजर्व करना चाहते हैं और हम भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप ब्रेस्ट प्रिजर्व करो, अगर आप रेडिएशन ले सकते हो तो दैट इज द बेस्ट इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट
जिसमें पूरा निकालना और ब्रेस्ट के साथ रेडिएशन, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के साथ रेडिएशन लेना इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट है। तो हम दोनों ऑप्शन उनको समझाते हैं, दोनों का मेरिट्स डिमेरिट्स समझाते हैं। अभी जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है उसमें क्या है कि जितना गठान निकालते हो उसके बाद उस एरिया डिफेक्ट को हम कुछ कॉस्मेटिकली ऐसे करिए कि वो अच्छा दिखे, क्योंकि फीमेल का ब्रेस्ट जो है वो दिखना भी अच्छा चाहिए कॉस्मेटिकली। तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसमें हमारा बहुत सारे मेथड्स हैं रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, जिसमें कि हम उसी एरिया का जो अगर छोटा डिफेक्ट है तो उसी ब्रेस्ट को हम इधर उधर से उसका थोड़ा प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं उसमें, उसी में रिकंस्ट्रक्शन करके उसको कॉस्मेसिस देते हैं कि वो ब्रेस्ट अच्छा दिखेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि शरीर का दूसरे कोई जगह से उसका फ्री फ्लैप्स बोलते हैं, फ्लैप सर्जरी, जैसे उसका दूसरा का शरीर का कोई एरिया से फ्लैप लेके उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको फ्री फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है प्रोस्थेसिस, मतलब सिलिकॉन जो आता है, सिलिकॉन का एक मटेरियल आता है, उसको हम उस डिफेक्ट में रखते हैं ताकि वो बाहर से अपीयरेंस सेम दिखे, कि ऑपोजिट ब्रेस्ट और ये ब्रेस्ट में सेम दिखे। चौथा ऑप्शन है कि एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस बोलते हैं, मतलब जिसमें हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं। सपोज ये एमआरएम पेशेंट जिसका मास्टेक्टमी हो गया है और उस जगह पे पेशेंट को देखना है कि उस जगह पे भी मेरे को एक जगह पे ब्रेस्ट नॉर्मल है, दूसरी जगह पे ब्रेस्ट नहीं है, तो वो उनको सोशली अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए वो एक्सटर्नल एक सिलिकॉन का ब्रा आता है जिसमें कि हम उसको यूज करने से ऑपोजिट ब्रेस्ट के साथ उसको कंपेयर करके उस साइज से बनाया जाता है, वो कस्टमाइज रहता है। तो कोई बाहर वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपका सर्जरी हुआ है। उस सिर्फ आपको और आपका फैमिली मेंबर्स को पता है कि आपका ब्रेस्ट सर्जरी है, और बाहर से कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि आपका ब्रेस्ट कैंसर ही सर्जरी है। तो उसमें क्या है कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल, जो वर्किंग वुमेन्स है उनका साइकोलॉजिकल इमोशनल वो पार्ट कायम रहता है, तो उनका मोटिवेशन रहता है। तो उसके लिए वो रिकंस्ट्रक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिस भी कोई भी ब्रेस्ट सर्जरी हो, या तो पूरा निकालो या तो ब्रेस्ट बचाओ। तो रिकंस्ट्रक्शन पार्ट इज ए कंपल्सरी इन हमारा ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में। ओके। तो आदिमों में कैसा दिखता है ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली इन क्या मेन? क्या? हाउ डू या मेन मेन ब्रेस्ट कैंसर, जी, मेल जी। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली कम रहते हैं, मतलब 1% सोचिए, मतलब 100 ब्रेस्ट कैंसर में से एक ब्रेस्ट कैंसर मेल को होगा, 99 फीमेल को होगा, ऐसा टाइप। तो वो मेल ब्रेस्ट कैंसर और मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत लोकली एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हमारे पास फैट कंटेंट नहीं रहता है मेल के पास ब्रेस्ट में। तो बहुत जल्दी चेस्ट वॉल, जो चेस्ट का वॉल रहता है जिसमें रिब्स रहते हैं, इंटरकोस्टल मसल रहते हैं, वो इमीडिएटली स्प्रेड कर जाता है वहां पे। तो वो कोई भी मेल पे भी अगर कुछ लंप लग रहा है तो वो जल्दी स्प्रेड करने का चांसेस है अंदर की तरफ, कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में फैट कंटेंट रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेल में बहुत जल्दी अंदर जा सकता है। और उसका ही ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं है दोनों में, दोनों का स्टेजिंग के हिसाब से भी कोई चेंजेस नहीं है, और दोनों का प्रोग्नोसिस के हिसाब से इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मेल ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है यूजुअली फैमिली किसी के साथ एसोसिएटेड रहने का चांसेस है कि उनका फैमिली मेंबर्स रहेगा, कोई ना कोई ब्रेस्ट कैंसर में रहेगा, ऐसे चांसेस रहता है। नॉट यूनिवर्सली ट्रू बट हाई चांसेस है कि उनका फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहेगा फीमेल्स में भी। तो ट्रीटमेंट वाइज कोई चेंजेस नहीं है, प्रोग्नोसिस वाइज के चेंजेस नहीं है, और जो रिकंस्ट्रक्शन का जो ऑप्शंस रहते हैं वो कम हो जाता है, क्योंकि उनमें चाहिए ही नहीं होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन यूजुअली। ओके सर। तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए पूरा बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, नॉट ओनली इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि पहले ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हम अर्ली डिटेक्ट करें। उससे तो पहले कोशिश रहेगा कि प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और जो अर्ली डिटेक्शन के लिए ऐसा है कि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें देखा गया है कि यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर का एज ग्रुप रहता है वो एवरेज एज ग्रुप इज अराउंड 47 टू 49 के बीच में एवरेज एज ग्रुप है, यूजुअल एज ग्रुप। उससे कम में भी हो सकते हैं, ज्यादा में भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज एज ग्रुप जो है वो 47 टू 49 के अंदर में। तो कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारे इतना, जो बहुत सारे स्टडीज कंडक्ट किए गए हैं कि नॉर्मल लोगों में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का कितना फायदा रहेगा इंडियन सेटअप पॉपुलेशन में। तो यूजुअली ऐसे कुछ स्क्रीनिंग का कुछ फायदा दिखा नहीं, क्योंकि जो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है यूजुअली मोर देन 50 ईयर्स में हम मामोग्राफी के लिए अच्छा डिटेक्ट करता है, और उनमें देखा गया कि मोर देन 50% में जो डिटेक्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर मामोग्राफी के, उनका उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है कम्पेयर टू लेस देन 50 ईयर्स।
तो इसीलिए इंडिया में ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। बाकी फॉरेन कंट्रीज में है जिसमें कि रूटीन मामोग्राफी स्क्रीनिंग कराते हैं। हम लोगों ने भी हमारा कैंसर हॉस्पिटल में दूसरे कोई कारण से आता है कोई तो उसको हम ट्राई करते हैं कि एक स्क्रीनिंग मामोग्राफी करा ले। तो उसमें क्या है कि कुछ अर्ली से डिटेक्ट हो गया तो फिर हम उसको अर्ली डिटेक्शन में क्योर करने का चांसेस ज़्यादा करते हैं। तो ये रहेगा स्क्रीनिंग मामोग्राफी जिसके के लिए हम कन्विंस करते हैं पेशेंट को कि एक बार स्क्रीनिंग मामोग्राफी करा लो। फिर सेकंड स्टेप जो जिसका भी छोटा मोट लग रहा है कि लंप लग रहा है तो आप उसको बड़ा होने तक वेट मत कीजिए। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मामोग्राफी कराएंगे, या आपका उम्र अगर कम है 30 साल है या 35 साल से कम है तो उसको अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मामोग्राफी नहीं कराते हैं उसमें। तो अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि कैटेगराइजेशन क्या है, रिस्क लग रहा है क्या ज्यादा। अगर रिस्क लग रहा है तो वो बायोप्सी करेंगे। तो उस हिसाब से क्या है कि अर्ली अगर डिटेक्ट हो गया तो आपका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा रहता है, कम खर्चे में हो जाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं रहेगा आपका, ब्रेस्ट भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं रहेगा, लाइफस्टाइल भी हम पर नहीं होगा। तो जितना अर्ली है उतना बेटर है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम प्रिवेंट करेंगे। अगर प्रिवेंट नहीं हो पाया, अर्ली में डिटेक्ट हो रहा है तो वो बेस्ट है। और बाकी एक बार डिटेक्ट होकर एडवांस स्टेज में है तो बाकी सबके लिए सेम ही हो जाएगा। तो हमारा जो जैसे हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइबल कंट्रोल फैक्टर है तो वो यही है कि हम प्रिवेंट करें या तो अर्ली डिटेक्ट करें। और बाकी लेट एडवांस स्टेज में हो गया तो सबका हाथ फिर कम हो जाता है कि पेशेंट को भी बहुत खर्चा लगता है, डॉक्टर्स का भी ट्रीटमेंट का बहुत सारा ऑप्शन देना पड़ता है फिर। इसीलिए बेटर है जितना अर्ली है उतना हम चाहें कि अर्ली स्टेज में ही कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है सर आपको भी मज़ा आया होगा। हाँ, मेरे को तो हमेशा मजा आता है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं कि मेरा मोटो यही है कि मैं सब सोशल मीडिया में भी सबको यही बोलता हूँ कि हम जितना जल्दी हो सके कैंसर को प्रिवेंशन करने की कोशिश करें, जितना भी नॉलेज। क्योंकि बेटर है कि तुम अगर एनिमी को जितना जानोगे उतना उसके ऊपर विन कर सकते हो। तो कैंसर हमारा एनिमी है। तो मैं इसीलिए जितना नॉलेज है सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि इसके बारे में जितना जानते हैं उतना ही बेटर है, उसको प्रिवेंट करेंगे और अर्ली डिटेक्ट करेंगे। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू से सबको अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो।